चलिए आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, दैट इज द केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, तो केमिकल बॉन्डिंग में यदि हम केमिकल बॉन्डिंग की डेफिनेशन पढ़ते हैं, क्योंकि तो द अट्रैक्टिव फोर्सेस दैट एक्ट बिटवीन द टू और मोर कॉन्स्टिट्यूट, दिस कॉन्स्टिट्यूट मे बी एटम आयंस टू होल्ड देम टुगेदर एज अ स्टेबल मॉलिक्यूल्स। ठीक है, यानी एक सिंपल सी बात है कि मान लीजिए हमारी बॉन्डिंग हमारे पेरेंट के साथ होते हैं, हमारे फैमिली मेंबर के साथ होती है, हमारे फ्रेंड्स के साथ होती है। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे और फ्रेंड के बीच में या हमारे फैमिली के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स है जो हमें एक बॉन्डिंग फॉर्म में रखती है। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर जो बॉन्डिंग फॉर्म में रखती है तो उससे होता क्या है कि मान लीजिए आप जब बॉन्ड बनाते हैं तो डेफिनेटली मॉलिक्यूल्स बनता है, एंड मॉलिक्यूल्स आर मोर स्टेबल देन एटम, नो डाउट। यानी एटम के कंपेयर में क्या है, मॉलिक्यूल्स कंपैरेटिवली मोर स्टेबल होता है। अब आप देखोगे स्टेबल मॉलिक्यूल से या स्टेबल कंपाउंड बना है तो हमेशा ध्यान रखना विल पॉसेस लोअर एनर्जी, या आप लोअर एनर्जी बोले या लोअर पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, लोअर पोटेंशियल एनर्जी टर्म भी आ सकता है या लोअर एनर्जी होगा। इसका मतलब हमारे पास आएगा कि स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। यानी आप इसको कंक्लूजन कर सकते हो कि स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल एनर्जी। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, फिर भी आप कभी किसी स्टेज पे भूल जाओ, कभी स्टेज पे ये कंफ्यूजन आ जाए कि यार स्टेबल मॉलिक्यूल्स है तो एनर्जी हायर होनी चाहिए, लो होना चाहिए। आप लाइफ में एक चीज है, हमारे जो भी एल्डर है हमेशा ये सिखाते हैं कि आप जमीन पे रहोगे तो हमेशा स्टेबल रहोगे, हवा में उड़ोगे तो कभी ना कभी गिरोगे। इसलिए क्या होता है कि हमारे को वही करना चाहिए जो हमारे को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करे। तो हमेशा ध्यान रखना, हवा में उड़ना इसका मतलब हायर एनर्जी लेवल, तो जो हवा में उड़ता है वो जल्दी गिर जाता है और जो जमीन पर रहता है वो हमेशा स्टेबल रहता है। तो आप यही चीज को ध्यान रखिएगा। इज इट क्लियर? तो आपके पास स्टेबल मॉलिक्यूल्स पॉसेस लोअर पोटेंशियल एनर्जी आ गया है। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर आपके पास कि जैसे जैसे कोई कंपाउंड बन रहा है, मॉलिक्यूल एटम कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स या आयंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण कंपाउंड बन रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, इट इज गोइंग टू बी डिक्रीज द एनर्जी, यानी धीरे धीरे क्या है, एनर्जी डिक्रीज हो रही है। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या क्या फैक्टर है। ठीक है, तो हमारे पास क्या जाएगा, सब इसके बाद हम बात करते हैं कॉजेस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। केमिकल बॉन्डिंग ले लो या केमिकल कॉम्बिनेशन बात करें। ठीक है, पहला जो आता है लोअरिंग इन एनर्जी या डिक्रीज इन एनर्जी, लोअरिंग या डिक्रीज इन एनर्जी। यानी सबसे पहले क्या होता है कि जब भी बॉन्ड बनता है तो एनर्जी जो होती है, सिस्टम की एनर्जी, किसकी होती है, सिस्टम की एनर्जी या प्रोसेस की एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती है। लोअरिंग या डिक्रीज इन एनर्जी, चीजों को समझिएगा, फिर हम वन बाय वन बात करते हैं। सपोज मान लीजिए हमारे पास कोई भी न्यूक्लियस है, दो एटम है, दो एटम का न्यूक्लियस है। ठीक है, लेट इट बी दिस इज ए, दिस इज गोइंग टू बी ए बी। ओके, तो होता क्या है कि सबसे पहले आपके पास क्या होगा कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स है। नाउ ए एंड बी अप्रोच टुगेदर एंड आर गोइंग टू बी फॉर्म लाइक दिस। यदि ये इस टाइप का मॉलिक्यूल्स बना है, दिस इज ए बी मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो सबसे पहले होगा क्या कि आपके पास यदि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, दिस इज द इलेक्ट्रॉन, दिस इज द इलेक्ट्रॉन, तो इसका अट्रैक्शन आएगा, दिस इज अट्रैक्शन आएगा। इज इट क्लियर? तो आपके पास जब यहाँ पर कोई बॉन्डिंग बन रही है, किसी भी तरह की कोई केमिकल बॉन्डिंग बन रही है, मैं अभी थोड़ी देर के लिए जो मेरा जो रिप्रेजेंटेशंस है, ठीक है, तो जो केमिकल बॉन्डिंग बन रही है तो आप क्या बोलोगे, यहाँ पर है न्यूक्लियस ऑफ ए अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन ऑफ बी। पहला केस क्या हुआ, न्यूक्लियस ऑफ ए अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन ऑफ बी, है ना। मैं कुछ मेरे फ्रेंड की को अट्रैक्ट करूंगा तभी तो वो मेरे पास आएगा। मान लीजिए मेरे में कोई अच्छाई होगी, कुछ अच्छी चीज होंगे, कुछ अच्छे थॉट्स होंगे, पॉजिटिव थिंकिंग होगी, तभी तो वो मेरे पास खींचा चला आएगा। इज इट क्लियर? तो न्यूक्लियस ऑफ ए बिकॉज इट कैरी पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन कैरी नेगेटिव चार्ज, तो क्या होगा, न्यूक्लियस ऑफ ए अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन ऑफ बी।
सिमिलरली क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस ऑफ बी कैन अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन ऑफ ए। यानी ये जो दो चीज है ये है अट्रैक्शन। What is this? These are the attraction. But similarly क्या हो जाएगा, आपके पास क्या है, न्यूक्लियस ऑफ ए एंड न्यूक्लियस ऑफ बी, न्यूक्लियस ऑफ ए एंड न्यूक्लियस ऑफ बी, ये भी है, एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ ए एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ बी, इसके बीच में क्या होगा, रिपल्शन। ठीक है, इसके बीच में क्या हो जाएगा, रिपल्शन। यदि मान लीजिए बॉन्डिंग है, बॉन्डिंग हो रही है, तो व्हाट हैपन, अट्रैक्शन इज डोमिनेटेड ओवर रिपल्शन। ठीक है ना, मतलब काउंटर बैलेंस, ऐसा भी नहीं कि अट्रैक्शन बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है, आप लगभग इक्वल और बात कर सकते हैं बैलेंस करके। यदि नॉन बॉन्डिंग है, किसी भी तरह की बॉन्डिंग नहीं हुई है, तो व्हाट हैपन, अट्रैक्शन जो है वो क्या है, रिपल्शन से लेस है, यानी रिपल्शन डोमिनेटेड है। तो रिपल्शन डोमिनेटेड है तो दिस एटम आर सेपरेटेड विद ईच अदर, तो ये एक फैक्टर आता है। ठीक है ना, तो यानी जब भी बॉन्डिंग हो रही है तो अट्रैक्शन एंड रिपल्शन आर काउंटर बैलेंस विद ईच अदर, तो ये एक बहुत जरूरी चीज है। ठीक है, इसके साथ साथ हुआ क्या है, ठीक है ना, यहां तक आपके बात समझ में आ गई है। ओके, अब देखिए, यदि मान लीजिए मैं इसका एक ग्राफ बनाता हूं, ठीक है, हमने क्या पढ़ा हुआ है कि जब भी कोई भी चीज फॉर्मेशन होती है, केमिकल हमने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा हुआ है कि जब भी कोई चीज फॉर्म होती है तो एनर्जी रिलीज होती है, दिमाग में रखेगा, एनर्जी रिलीज का मतलब नेगेटिव साइन। ठीक है, गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास कोई ग्राफ है, ये ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं, दिस इज एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी भी आ सकता है, ये पोटेंशियल एनर्जी या एनर्जी। ठीक है, वाई एक्सिस पे लिया है एंड दिस इज द डिस्टेंस अप्रोच, है ना, और मान लीजिए मेरे पास ये रेफरेंस वैल्यू है, ये 0 ले ली। ठीक है ना, अब आप देखिएगा यहां पर हमारे पास लेट इट बी इस टाइप की सिचुएशन बन रही है। ऐसा आएगा, है ना, यानी यहां पर क्या है, ये पोजीशन पे क्या है, एटम यहां है, धीरे धीरे क्या जाएगा, ये पास आएंगे। ठीक है, अब जब ये जो चीज बनी है, यहां पर क्या हो गया है कि एटम विल मेक अ बॉन्ड। ठीक है, तो यहां पर जो एनर्जी आ गई, आप देखेंगे धीरे धीरे क्या हो जाएगा, एनर्जी डिक्रीज हो रही है। जब बॉन्डिंग हुई है तो एनर्जी क्या है, सबसे ज्यादा लोअर हो गई है। ठीक है, अब आप देखो और क्लोज लेके जाएंगे, और क्लोज लेके जाएंगे तो वहां पर क्या जाएगा, रिपल्शन डोमिनेटेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिपल्शन, क्योंकि आप एक ही चीज देखोगे, एक स्टेज पे आके ओवरलैपिंग करेगा और आप पास में लेके जाओगे, इसको और पास में लेके जाओगे तो क्या होगा, ये नियर आ जाएंगे, ये नियर आ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, वहां पर रिपल्शन क्या हो जाएगा, डोमिनेटेड हो जाएगा। तो इसीलिए जब रिपल्शन डोमिनेटेड हो जाएगा तो जो एनर्जी लेवल है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव साइड में चला जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना कि जितनी एनर्जी लोअर होगी उतना मॉलिक्यूल स्टेबल होगा। तो आज से अभी से एक स्लोगन बना दीजिए, जमीन पे ही रहना है तो हम स्टेबल रहेंगे, यानी हमारी एनर्जी लेवल लोअर रहेगी तो हम स्टेबल रहेंगे। लोअर द एनर्जी स्टेबल द मॉलिक्यूल। तो नोट करके लिख दीजिएगा, लोअर द एनर्जी स्टेबल द मॉलिक्यूल्स, यानी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, या स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। कुछ भी लिखा जा सकता है, आप ये लिख सकते हो, स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। क्लियर, एंड ये एनर्जी जनरली क्या बोली जाती है, पोटेंशियल एनर्जी। तो सबसे पहले लोअरिंग इन एनर्जी यहां तक क्लियर हो गया है। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट पार्ट बात करते हैं। ठीक है, देखिए अब हमारे पास क्या हुआ, चलो ये तो पता चल गया कि यहां पर जब एटम एक दूसरे को अप्रोच करेंगे या आयन एक दूसरे को अप्रोच करेंगे तो एक ऐसी स्टेज आएगी जहां पर अट्रैक्शन इज डोमिनेटेड या अट्रैक्शन इज बैलेंस्ड बाय रिपल्शन, यानी वहां पर एक बॉन्ड फॉर्म हुआ है। अब वो केमिकल बॉन्ड बना है। अब जब वो केमिकल बॉन्ड बना है तो वो जो मिनिमम डिस्टेंस है वो कहलाएगी बॉन्ड लेंथ, यानी डिस्टेंस बिटवीन द टू न्यूक्लियाई इज नोन एज बॉन्ड लेंथ। सब डेफिनेशन लिखवाऊंगा, अभी लिखना बस सिर्फ सुनिए। ठीक है, तो अब आप देखिए यहां पर एक मिनिमम डिस्टेंस पे क्या हुआ, एनर्जी मिनिमम हो गई है एंड वहां पर बॉन्डिंग बनी है। अब उससे आगे भी लेके जाओ या उससे पीछे लेके जाओ तो क्या है, बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा।
ठीक है। तो अब आप देखिए यहां पर इसके बाद जो सेकंड पॉइंट जो आएगा वो क्या जाएगा, ऑक्टेट बोल सकते हैं। तो नेक्स्ट जो आएगा दैट इज टेंडेंसी टू एक्वायर नियरेस्ट इनर गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, इनर गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है ना। और इसको क्या बच्चों, इसको ये भी बोला जाता है ऑक्टेट रूल। क्या बोला जाता है, ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट का मतलब होता है 8, ऑक्टेट रूल बोला जाता है, ठीक है ना। इसको क्या बोला जाता है, दिस इज आल्सो नोन एज ऑक्टेट रूल, ठीक है। हम लोग इन जनरल जानते हैं कि आपके पास जो है फुली फिल्ड और हाफ फिल्ड होना चाहिए, दैट इज स्टेबल, ठीक है। बट फुली फिल्ड इज हाईली स्टेबल। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए आपके पास पहला केस आ गया, जैसे मान लीजिए हीलियम, हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2। इसके अलावा नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन या रेडॉन, रेडॉन तो हालांकि रेडियो एक्टिव है, उसको अपन हटा सकते हैं, है ना, रेडियो एक्टिव है तो रख दीजिए, हटा दीजिए। इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, दीज आर NH2 NP6, ठीक है। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हुए हैं, 2 + 6, इसको क्या बोलते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब कोई भी एलिमेंट इफ इट इज गोइंग टू फॉर्म केमिकल बॉन्ड, आई एम यूजिंग द वर्ड केमिकल बॉन्ड, तो इट शुड एक्वायर नियरेस्ट इनर गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। धीरे धीरे ध्यान रखना। यदि हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन की बात करें तो 1s2 आएगा, ठीक है ना। जैसे हाइड्रोजन यहां पर देखो 1s2 किस किस का आ सकता है, मान लीजिए हाइड्रोजन विल मेक अ कोवेलेंट बॉन्ड, Li+ हुआ या Be2+ हुआ या Be3+ हुआ है, तो वहां पर क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस मिलने वाला है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन ने शेयरिंग करके क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाया है, या हाइड्रोजन ने हाइड्राइड बनाया H- हुआ, H में 1, H- में क्या हुआ 2। तो जनरली हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम या बोरोन, उसमें क्या हो जाएगा, हीलियम आएगा, ठीक है ना, है तो नोबल गैस ही ना। इसका मतलब आप क्या बोल सकते हैं यहां पर कि एटम या आयंस, देखो यदि कोई कोवेलेंट बॉन्ड है या कोऑर्डिनेट बॉन्ड है तो एटम बोलेंगे, और आयनिक बॉन्ड बोलेंगे तो आयंस बोलेंगे। ध्यान रखिए, सब हम आयनिक बॉन्ड भी पढ़ेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड भी पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी पढ़ेंगे, तो सब में आपको आइडिया लग जाएगा, है ना। तो एटम हो या आयंस, ये क्या हो जाएगा, एक्वायर इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना। तो ये इनर्ट गैस है, और आपको पता है कि इनर्ट गैस क्या होता है, स्टेबल होता है। इनर्ट गैस क्या होता है, स्टेबल होता है। तो स्टेबल होता है तो इसलिए इनका क्या है, एनर्जी को क्या बोला जाता है, लोअर एनर्जी। तो these are the stable atom, so these are exist in atomic form। तो ये क्या हो जाएगा, स्टेबल एटम है, that's why they will possess lower energy। कभी आपसे पूछ ले कि which of the following atom possess lower energy, तो लोअर एनर्जी कौन possess करेगा, एटम, ठीक है ना। बट ये कौन सी एनर्जी, लोअर एनर्जी यानी पोटेंशियल एनर्जी की बात हो रहा है, और कोई एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ऐसी कोई टर्मिनोलॉजी यूज मत करिएगा, ठीक है। तो एटम हो या आयंस हो, एक्वायर इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन ऑफ आउटरमोस्ट ऑर्बिट पार्टिसिपेट इन केमिकल बॉन्ड, ये ध्यान जरूर रखना है। ओनली आउटरमोस्ट, नॉट इनर मोस्ट। तो आउटरमोस्ट यदि S के हैं तो NH2 आ जाएगा, P के हैं तो NP में भी आ गया है, D है तो N-1D। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ध्यान दीजिएगा कि ये इलेक्ट्रॉन क्या है, बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, लूज कर रहे हैं या गेन कर रहे हैं या शेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो दीज आर द सम कॉजेस फॉर केमिकल कॉम्बिनेशन। तो ग्राफिकली भी समझ में आ गया होगा। और क्या है, ऑक्टेट रूल होना चाहिए। ऑक्टेट रूल क्या हो जाएगा, यानी 8 है एक्सेप्ट हीलियम। ये वाले केस में क्या बोलते हैं, ड्यूट, DUET, ड्यूट यानी 2। ऑक्टेट मतलब 8, यानी सबके अंदर इस लाइन को छोड़ दें, इन 2-4 को छोड़ दें, तो बाकी जो भी एलिमेंट है, आफ्टर शेयरिंग द इलेक्ट्रॉन, आफ्टर लूजिंग द इलेक्ट्रॉन या आफ्टर गेनिंग द इलेक्ट्रॉन, इट विल एक्वायर नियरेस्ट इनर गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।
क्लियर? क्यों होते हैं? बिकॉज दीज आर स्टेबल इन नेचर, दीज आर स्टेबल इन नेचर, बीइंग स्टेबल इन नेचर दे विल possess lower potential energy. So these are the point required for the chemical combination. Make sure in your NCERT textbooks it's very compact way में दिया हुआ है, but हमें पूरा डिस्क्रिप्टिव समझना पड़ेगा, ठीक है? तो यहां तक क्लियर हो गया होगा। डन? देखिए यहां पर आगे हम नेक्स्ट चीज जो बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बॉन्ड की बात करते हैं, ठीक है? क्लासिफिकेशन ऑफ बॉन्ड की बात करते हैं कि भाई बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड किस किस प्रकार के होते हैं, ठीक है? देखिए आप बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड। देखो अलग अलग केमिकल बॉन्ड हो दीजिए, है ना, अलग अलग रेफरेंस बुक, अलग अलग बुक अलग अलग तरीके से बता दिए। मैं अपने हिसाब से बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। यहां पर आपके पास दो टाइप के मेन क्लासिफिकेशंस होते हैं। जैसे पहला क्लासिफिकेशन होता है उसे बोलते हैं प्राइमरी बॉन्ड, क्या बोलते हैं? प्राइमरी बॉन्ड। और इसको क्या बोलते हैं? सेकेंडरी बॉन्ड, ठीक है? यानी ये सेकेंडरी बॉन्ड अकर कब होता है? जब प्राइमरी बॉन्ड हो। इज इट क्लियर? ठीक है, जनरली तो वही होता है, ठीक है? ये चीज का ध्यान रखना है, ठीक है ना? या आप ये सब हो सकते हैं कि यदि मैं नोबल गैस को छोड़ दूं, नोबल गैस को छोड़ दूं, तो सेकेंडरी बॉन्ड इन जनरल तभी अकर होता है जब बगल में प्राइमरी बॉन्ड हो, ठीक है ना? तो ये धीरे धीरे मैं समझाऊंगा, आप बेफिक्र रहिए, है ना? अभी सिर्फ सुन लीजिए वर्बली। अब प्राइमरी बॉन्ड क्या होता है? क्योंकि एक्चुअल बॉन्ड होता है प्राइमरी बॉन्ड, तो ये क्या हो जाता है? स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है। लगभग इसकी एनर्जी क्या होती है? 200 के अप्रोक्सीमेट। वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक इंफॉर्मेशन स्पेस दे रहा हूं। ये क्या हो जाता है? दीज आर द वीक बॉन्ड, कंपैरेटिवली वीक बॉन्ड होती है, तो इसकी जो एनर्जी होती है वो 2 से 3 किलोजूल पर मोल होती है। अब आप इमेजिन कर दीजिए ये 200 है और ये 2 है, कितना स्ट्रॉन्ग और वीक होगा। तो इसे वीक बॉन्ड भी बोलते हैं और इसको क्या है? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, ठीक है? मेन तो बच्चों ये 3 टाइप का होता है, बट फिर भी एको टाइप लिख लिया करते हैं, ठीक है? मेन जो आता है इसका जो आता है आयनिक, इसको हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। दूसरा होता है जो कोवैलेंट बॉन्ड आता है। तीसरा जो आता है दैट इज द कोऑर्डिनेट बॉन्ड आता है। और चौथा आता है उसे क्या बोलते हैं? मेटालिक बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेटालिक बॉन्ड बोलते हैं। तो ये समझ में आ गया है आपको? दीज आर द एक्चुअल, मेनली तो 1 2 3 होते हैं, ठीक है? ये भी हम मेटल्स के अंदर मेटालिक बॉन्ड होगा, ठीक है? सब लेंगे, 1 बाय 1 सब लेंगे, ध्यान रखिएगा। अभी सिर्फ एक क्लासिफिकेशन दे। ये जो आता है ये आता है वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है? ध्यान दीजिएगा, जनरली ये फिजिकल इन नेचर होता है क्योंकि ये सिर्फ एक अट्रैक्शन है। दीज आर द केमिकल, ये क्या है? बॉन्डिंग है, इनके अंदर केमिकल बॉन्डिंग होती है, इसमें एक फिजिकल अट्रैक्शन होता है, ठीक है? अब ये जो वंडरवाल है ये खुद आगे फर्दर डिवाइड हुआ है, ये क्या हो जाएगा? फर्दर डिवाइड हुआ है। इज इट क्लियर? इसके अंदर क्या हो जाएगा? लंदन और डिस्पर्सिव फोर्स, है ना, डायपोल, इंड्यूस डायपोल, डायपोल डायपोल और H बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना, बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो आप H बॉन्डिंग लिखो या हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक चीज का ध्यान रखना, हाइड्रोजन देखिए कई बुक क्या करती है, मेरी बात समझ लीजिए, ये इनको 2 पार्ट में डिवाइड कर देती है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि देखो हालांकि वंडरवाल का ही टाइप होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है? तो ये क्लासिफिकेशन हुआ। मान लीजिए क्या करती है कई बुक, इसको और इसको सेकेंडरी में ले लेती है और ये 3 पार्ट में डिवाइड कर देती है, ठीक है ना? बट मैंने हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज अ पार्ट ऑफ वंडरवाल ओनली, इसीलिए मैंने इसको इसी में ही रखा है। इज इट क्लियर? तो ये आपके पास क्लासिफिकेशन है, यानी इस चैप्टर के अंदर, इस पूरे चैप्टर के अंदर हम इनके बारे में बात करेंगे,
बच्चों ये चैप्टर बहुत वास्ट है, बट बिलीव मी, इसको ढंग से शांति से सारे कंसेप्चुअली कर लिया तो आपकी इनऑर्गेनिक 50 to 60% हाथ में रहेगी। कुछ एक जो यूजेस है, जो याद करने वाले हैं, वो अलग बात है, बाकी 50 to 60% आपकी इनऑर्गेनिक आपकी हाथ में रहने वाली है। ठीक है, अब आप देखिए हमने क्लासिफिकेशन पढ़ लिया है प्राइमरी में आयनिक, कोवेलेंट, कोऑर्डिनेट, मेटलिक एंड वन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसके बाद क्या हो जाता है, हम लिखते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर। क्या होता है? लुईस डॉट स्ट्रक्चर। ओके, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब आप देखो लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्या है, कुछ ज्यादा खास नहीं है, सिर्फ इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम। ठीक है, यानी आप बात कर सकते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, नथिंग एल्स। इसको यदि मैं बात करूं तो व्हाट इज द लुईस डॉट स्ट्रक्चर, तो आप बोलोगे इट इज representations of an atom with its valence electron। ठीक है, with its valence electron। जैसे फॉर एग्जांपल लिथियम है ना, लिथियम का यदि मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ूं तो 1s2 2s1, बेरिलियम की बात करूं तो 1s2 2s2, बोरोन की बात करूं तो 1s2 2s2 2p3, कार्बन की बात करूं तो 1s2 2s2 2p4, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन 1s2 2s2 2p1 है, ये गड़बड़ कर रहा हूं, 2p1 2p2 2p3, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 1s2 2s2 2p4, फ्लोरीन की बात करूं तो 1s2 2s2 2p5 एंड नियॉन की बात करूं 1s2 2s2 2p6। ठीक है, अभी मैंने आपको क्या कहा था कि कौन से इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, या तो ns, np और n-1d। पढ़ा था ना, ns, np, n-1d। दिस इज ns, ns, nsnp, 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 ये पार्टिसिपेट करते हैं। ये d ऑर्बिटल भी आता है तो n-1d भी पार्टिसिपेट करता है। डन, ये धीरे धीरे करके आएगा, बेफिक्र रहिए। जैसे अब इसका रिप्रेजेंटेशन है लुईस डॉट स्ट्रक्चर, तो Li कितने इलेक्ट्रॉन है, तो कोई भी वन कहीं भी लिख दो, कहीं भी लिख सकते हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। हम सिर्फ आउटर मोस्ट करते हैं, यानी जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट करने वाला है। बेरिलियम की बात करें तो बेरिलियम में आप कहीं भी 2 लिख दीजिए, बोरोन की बात करें तो 3 आ जाएगा, है ना, कार्बन की बात करें तो 4 आ जाएगा, नाइट्रोजन की बात करें, बच्चों ये कोई बहुत ज्यादा खास नहीं है, फटाफट से हम कंप्लीट कर देते हैं, ये 6 आ जाएगा। फ्लोरीन की बात करें तो हमारे पास ये 7 आ जाएगा, नियॉन की बात करें तो हमारे पास 8 आ जाएगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? दिस इज द लुईस डॉट स्ट्रक्चर। ओके, ठीक है, तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन फॉर लुईस डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, आपके एनसीईआरटी बुक में ये दिया हुआ है, इससे पहले केमिकल बॉन्डिंग है, बट जो बीच की जो स्टडी है वो गायब थी, मैंने उसको डिटेल में लिया है। अब हम बात करते हैं कॉसल अप्रोच थ्योरी। देखिए, कॉसल लुईस अप्रोच टू द केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा, सबसे पहला आएगा एटम, ठीक है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, लूज या गेन इलेक्ट्रॉन, है ना, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन और लूज इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहां पर क्या जाएगा, ट्राई टू एक्वायर नियरेस्ट इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। ठीक है, यानी जब शेयरिंग इलेक्ट्रॉन है तो यानी केमिकल बॉन्डिंग में आप बात कर सकते हैं कोवेलेंट बॉन्ड या कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और लूज और गेन इलेक्ट्रॉन की बात करें तो हम आयनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड की बात करें। ये सब मैं आगे टॉपिक लूंगा। ठीक है, यदि मैं बात करूं दूसरी की बात करूं, हाइड्रोजन एक्वायर हीलियम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। ठीक है, हाइड्रोजन के अलावा
यदि हाइड्रोजन के अलावा भी बात करूं तो लिथियम और बेरिलियम कैन आल्सो एक्वायर हीलियम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। ठीक है, अब आप देखिए जैसे आपके पास क्या होगा कि जैसे फर्स्ट ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप की बात करूं, सेकेंड ग्रुप की बात करूं या 13 ग्रुप की बात करूं, द वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर 1 2 3, यानी इनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 पार्टिसिपेट करेंगे। 14 ग्रुप है तो 4 आएगा। यदि मान लीजिए मैं 15 16 17 ग्रुप की बात करूं, है ना, मान लीजिए 14 ग्रुप है तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 4 आ जाएंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इनकी बात करूं तो हम क्या कर सकते हैं, 5 6 7 भी कर सकते हैं या 3 2 1 भी आ सकता है, इनमें 3 2 1 भी आ सकता है। ये हमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन पढ़े हुए हैं, कहां पर हमने पढ़ा हुआ है, चैप्टर नंबर 3 पीरियोडिक टेबल में पढ़ा हुआ है। ठीक है ना, तो आप क्या बोलोगे, इसीलिए क्या हो जाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन से डिसाइड होती है वैलेंसी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन से डिसाइड होती है वैलेंसी। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब आप देखिए जैसे मान लीजिए आपके पास यदि कोई भी एलिमेंट है, जैसे क्लोरीन है, अभी अपन ने लुईस डॉट स्ट्रक्चर पढ़ लिया था, दिस इज फॉर द क्लोरीन, दिस इज फॉर अनदर क्लोरीन, तो अनदर क्लोरीन का भी ऐसी स्ट्रक्चर आने वाला है 7। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब आप देख लीजिए इस क्लोरीन के 7 थे, उसने एक इलेक्ट्रॉन इसका शेयर किया, इस क्लोरीन के 7 थे, इसने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये बोलेंगे इट विल फॉलो ऑक्टेट रूल, फॉलो ऑक्टेट रूल। ठीक है, यदि मैं हाइड्रोजन की बात करूं, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का 1, अनदर हाइड्रोजन का भी 1। ठीक है ना, तो अब आप देखेंगे यहां पर भी आप बात करेंगे, ये आया और ये आ गया, इज इट क्लियर? बट इट डज नॉट फॉलो ऑक्टेट रूल, क्योंकि ये 2 है। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, या मान लीजिए इसको ऑक्टेट रूल के हिसाब से अपन ये मान के चलिए कि चलो कम से कम हीलियम तो फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो अभी मैं इसके आगे नहीं लिखता हूं, बट यदि मान लीजिए बेरिलियम क्लोराइड की बात करें तो बेरिलियम का अंदर यहां पर अपने पास ये आया था, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेरिलियम, अभी लुईस डॉट स्ट्रक्चर बताया। अब मान लीजिए आपके पास क्लोरीन है 1 2 3 4 5 6 और यहां 7। ठीक है, यदि क्लोरीन की बात करें 1 2 3 4 5 6 और 7। इज इट क्लियर? अब आप देखिए क्लोरीन के अंदर क्या हुआ है, क्लोरीन को तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है, 7 थे, एक बेरिलियम का मिल गया, 7 थे, यहां पर एक बेरिलियम का मिल गया, बट व्हाट अबाउट द बेरिलियम, बेरिलियम के पास टोटल 4 इलेक्ट्रॉन हुए हैं आफ्टर शेयरिंग। कितने हुए, 4 इलेक्ट्रॉन आफ्टर शेयरिंग। यहाँ पर क्लोरीन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है आफ्टर शेयरिंग, इस क्लोरीन के पास 8 है आफ्टर शेयरिंग, तो यहाँ पर क्या जाएगा, ये बोलेंगे डज नॉट ओबे ऑक्टेट रूल, बिल्कुल सिंपल है, डज नॉट ओबे ऑक्टेट रूल आया। तो ये चीज समझ में आई आपको? ठीक है ना, इसने ये बात की थी। अब बात करता है कि मान लीजिए यदि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड यानी आयनिक बॉन्ड, फॉर एग्जांपल सोडियम या क्लोरीन का कोई भी इलेक्ट्रोवैलेंट यानी आयनिक बॉन्ड बन रहा है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? देखिए यदि मान लीजिए यहां पर आपके पास बात करें तो देखिए सोडियम, सोडियम विल लूज द इलेक्ट्रॉन आर गोइंग टू बी फॉर्म दिस, यानी ये जो टर्म आएगा, दिस टर्म इज नोन एज आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, दिस इज नोन एज आयनाइजेशन एंथैल्पी, यानी ये गैसेस फेज हुआ, ये गैसेस फेज हुआ। चेक करते हैं, देखिए अभी मैंने आपको लास्ट वाला स्ट्रक्चर एक तो कोवलेंट बॉन्ड का बताया शेयरिंग में, अब मैं किसका बता रहा हूं, आयनिक का, है ना। आयनिक के अंदर यानी फॉर आयनिक की बात करें, आयनिक बॉन्ड की बात करें, आयनिक बॉन्ड का दूसरा नाम क्या है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी है। ठीक है, तो यहां पर आपके पास क्या आया है 1s2, देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है नियॉन 3s1, आफ्टर लूजिंग ये क्या हो जाएगा, नियॉन हो जाएगा कि नहीं होगा, इसका मतलब आफ्टर लूजिंग द इलेक्ट्रॉन इट विल एक्वायर नियॉन यानी इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब मान लीजिए यहां पर क्लोरीन था, क्लोरीन का क्या होता है हीलियम, यानी 1s2 2s, यानी सॉरी नॉट हीलियम, नियॉन तक ले जा सकते हैं हम। देखिए 17 है ना, तो 17 है तो नियॉन तक ले जा सकते हैं, नियॉन और आपका 3s2 3p5 डन। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हुआ, इट इज गोइंग टू बी फॉर्म Cn- गैसेस फेज,
और ये आ जाएगा आर्गन। लिख दो बच्चों आर्गन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऐड हो जाएगा, इट इज गोइंग टू बी फॉर्म आर्गन। इज इट क्लियर? तो जब ये आर्गन आया है तो आपके पास क्या होगा कि ये भी नोबल गैस, ये भी क्या हो जाएगा, नोबल गैस हो गया है। एंड ये जो टर्म आपको आया है इसका नाम आपने ले लिया है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। देखो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। यहाँ पर आप टर्म इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी बोल सकते हैं, ठीक है। यदि दोनों टर्म आ जाए तो कोई कंफ्यूज नहीं होने की जरूरत है, ठीक है। इसका मतलब जब आपके पास ये बॉन्ड बना है, यानी Na गैस प्लस क्लोरीन, क्लोरीन आया, इट इज गोइंग टू बी फॉर्म Na प्लस एंड Cl माइनस। अब आप देखो Na से ये बना, Cl से ये बना, एंड इट इज गोइंग टू बी फॉर्म, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा तो इट विल बाइंड Na प्लस एंड Cl माइनस, एंड इस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड। यानी इन दोनों के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अकर, क्योंकि एक केटायन है और एक एनायन है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यहां तक क्लियर हो गया? तो ये कॉशल लुईस अप्रोच भी आपको क्लियर हो गया है। इज इट क्लियर? यानी मैंने आपको अपने कॉशल लुईस अप्रोच भी मैंने बता दिया है। अब कॉशल लुईस अप्रोच से यदि हम बात करें, 3 टाइप के मेन बॉन्ड है, ठीक है। इस थ्योरी से हमें पता चल गया है कि सबसे पहले क्या है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन विल पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड। पहली बात क्लियर हो गई। दूसरी बात क्लियर हो गई कि दिस इलेक्ट्रॉन मे बी शेयर, मे बी लूज, मे बी गेन। मैंने लूज और गेन का बता दिया, इससे पहले शेयरिंग का बता दिया। तीसरी चीज क्या हो जाता है कि मेनली इट विल फॉलो ऑक्टेट रूल, यानी ऑल एलिमेंट ट्राई टू एक्वायर नियरेस्ट इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, बिकॉज इनर्ट गैस आर स्टेबल इन नेचर एंड दे विल पजेस द लोअर एनर्जी। तो ये चीज भी क्लियर हो गई है, यस और नो? तो ये कॉशल अप्रोच हुआ है। अच्छा, मैं जरा इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। अभी मैं आपको देखिए थोड़ा सा मैं अलग जा रहा हूं। हम देखिए पहले मैं अभी इसके अंदर पहले आयनिक बॉन्ड खत्म करूंगा, इसके बाद इमीडिएटली यदि एनसीईआरटी के हिसाब से देखें तो इसके बाद इमीडिएटली कोवेलेंट आता है, और कोवेलेंट के बीच में कहीं आयनिक है, फिर वापस से कोवेलेंट के बारे में आ जाता है। बात समझ रहे आ रहा है? पहले कोवेलेंट के बारे में इंफॉर्मेशन, फिर आयनिक, फिर वापस से कोवेलेंट के बारे में। तो मैं क्या कर रहा हूं, पहले मैं आयनिक ले रहा हूं और कोवेलेंट को एक साथ लूंगा, तो क्या है, एक रिदम बना रहा है। क्लियर? तो अभी हम आगे इसके बाद बात करते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में आता है द फॉर्म, देखिए इसमें डेफिनेशन आती है द फॉर्मेशन ऑफ ए बॉन्ड बिटवीन, द फॉर्मेशन ऑफ ए बॉन्ड, बात करें फॉर्मेशन ऑफ ए बॉन्ड बिटवीन 2 और more atom, between 2 or more atom due to transfer of 1 or more electron। बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है। The formation of a bond between 2 or more atom due to the transfer of a 1 or more electron is known as ionic or covalent bond। देखिए मान लीजिए मेरे पास कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे अभी मैंने क्या कहा था, सोडियम आर गोइंग टू बी फॉर्म Na प्लस एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। या चलिए अब अपन इसमें दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। सोडियम का तो अपन एग्जांपल ले ही लिया है। आप ले सकते हैं कि जैसे मैग्नीशियम, इट इज गोइंग टू बी फॉर्म Mg2 प्लस प्लस 2Cl 2 इलेक्ट्रॉन, दिस इज गोइंग टू बी फॉर्म 2 इलेक्ट्रॉन, बिकॉज आप देख लीजिए नियॉन 3s2, इससे क्या बन जाएगा, नियॉन, ठीक है। ये नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, क्योंकि वो हम लुईस अप्रोच में पढ़ चुके हैं, कॉशल लुईस अप्रोच में। अब मान लीजिए Cl था, विल एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन आर गोइंग टू बी फॉर्म Cl माइनस, ठीक है। यहां पर हमने पढ़ लिया था कि नियॉन 3s2 3p5, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हुआ, इट इज गोइंग टू बी फॉर्म आर्गन, ठीक है। बट यहाँ पर 2 है, बैलेंस करने के लिए आप यहाँ 2 और 2 लिखेंगे,
तो फाइनली क्या हो जाएगा कि Mg plus 2Cl are going to be form Mg2 plus 2Cl minus, यानी Mg2 plus and Cl minus twice, ऐसे लिखेंगे कि लिखेंगे? Is it clear to all of you? अब आप देख लीजिए यहां पर आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन थे, 2 लूज हो गए, यहां पर एक की कैपेसिटी थी, एक गेन हुआ, और यहां पर एक ने एक गेन किया तो 2 ने क्या है, 2 गेन किया है। इज इट क्लियर? इसका मतलब यदि आप रिप्रेजेंटेशन देखेंगे तो MgCl लुईस डॉट स्ट्रक्चर के हिसाब से देखेंगे तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ MgCl2, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ MgCl2। यदि AlCl3 का निकालना है तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ AlCl3, तो क्या हो जाएगा, AlCl3 का इसका स्ट्रक्चर आ जाएगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो हमने बात कर ली है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, जस्ट ओके, ठीक है। तो ये जस्ट चलो यहां पर अपने पास ये बात हो गई है, ठीक है। तो यानी आपको इसको ढंग से बिल्कुल सिंपल वे में समझना हो, ठीक है ना, तो बिल्कुल सिंपल वे में समझना हो तो देख लीजिए, मान लीजिए आपके पास कोई एग्जांपल है, पोटेशियम है, तो पोटेशियम का मान लीजिए 2881 ले लिया है ना, क्लोरीन का कितना आ जाएगा 287। अब आप देखिए, अब हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, यहां पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां चला गया, यानी इट विल लूज इलेक्ट्रॉन, इट इज गोइंग टू बी एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर कितने थे, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यहां पर कितने थे, 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, दिस इलेक्ट्रॉन यहां पर चला गया, तो जब यहां पर इलेक्ट्रॉन चला गया है तो फॉर्मेशन यहां पर आ गई है K+, यहां पर क्या आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, तो ये क्या आ जाएगा, Cl- बन गया। तो दिस स्ट्रक्चर फाइनली गेट कन्वर्ट इनटू K+Cl-, जिसको अपन ऐसे KCl लिखते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब मान लीजिए दोनों Mg है, देखिए Mg कितना हुआ 282। अब आप देखिए यहां पर मान लीजिए फ्लोरीन था, तो फ्लोरीन का क्या हुआ है 25 था, फ्लोरीन का 1 2 3 4 5 6 सॉरी 27 है, ओके, यहाँ पर 25 लिखा है तो यहाँ 27 है, तो यहाँ पर ये इधर आ गया है। एक और फ्लोरीन कितना आ जाएगा, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 है, तो ये 27 आ गया, ठीक है ना। अब आप देखो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा बच्चों, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा और 1 इलेक्ट्रॉन क्या होगा, यहाँ चला जाएगा। इज इट क्लियर? तो यहाँ से आपका जो फॉर्मेशन जो आएगा, इट इज गोइंग टू बी फॉर्म Mg2+, ठीक है। आपका यहाँ पर आएगा F 1 2 3 4 5 6 7 8 माइनस F 1 2 3 4 5 6 7 8 F माइनस, इसको क्या लिखेंगे, Mg2+ F माइनस का स्क्वायर लिख देंगे, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, MgF2। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा एग्जाम्पल, यानी या तो 1 लूज होंगे 2। अब मान लो AlCl3 है, तो यहाँ पर Al होगा, तीसरा Cl आ जाएगा, 1 2 and 3, तो वो आप कर सकते हैं। तो दीज आर द आयनिक बॉन्ड एंड इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास एक डेफिनेशन आ जाती है विच इज नॉन एज इलेक्ट्रोवैलेंसी, ठीक है। अब आप देखो इलेक्ट्रोवैलेंसी जो आई है, अच्छा ये यहां पर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोवैलेंसी। तो इलेक्ट्रोवैलेंसी टर्मिनोलॉजी फटाफट से पढ़ लेते हैं। देखिए यदि मान लीजिए आपके पास यदि टर्म आ जाता है इलेक्ट्रोवैलेंसी, तो इलेक्ट्रोवैलेंसी का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुन लीजिएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज और गेन बाय एन एटम टू कन्वर्ट इनटू आयंस, क्योंकि आयंस बन गए ना, आयंस बन गए ना, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंसी। मान लीजिए फॉर एग्जांपल बात करूं, मान लीजिए अभी हमने पढ़ा है Na+NCl- बना था, ठीक है। मान लीजिए आपके पास बनना था Mg2+ NF- का स्क्वायर, आपको पढ़ा था Al3+ NCl- का क्यूब, ये पढ़ा था। अभी मान लीजिए इलेक्ट्रोवैलेंसी पूछा, तो यहाँ पर सोडियम की इलेक्ट्रोवैलेंसी 1,
तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होगी 1। Mg का यदि पूछा जाए तो Mg के ऊपर 2 आ जाएगा, तो फ्लोरीन के ऊपर क्या आएगा 1। ठीक है, एल्यूमिनियम का यदि आपके पास 3 आ गया तो क्लोरीन का कितना आ जाएगा 1। ठीक है, मान लीजिए आपके पास ये आ जाता है कैल्शियम ऑक्साइड आ जाता है, तो कैल्शियम का 2 और ऑक्सीजन का कितना होता है -2, क्योंकि कैल्शियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 2 ऑक्सीजन के पास एक्सेप्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा कैल्शियम का 2, ऑक्सीजन का क्या होता है 2। तो व्हाट इज द इलेक्ट्रोवैलेंसी, यू नो, ये सारी चीज समझ में आ गई है। ठीक है, नाउ वी कैन गो विद द कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, यानी इलेक्ट्रोवैलेंट के लिए कंडीशंस क्या चाहिए। अब आप देखिए यहाँ पर एक चीज तो क्लियर हो गई है कि वन एलिमेंट इज गोइंग टू लूज द इलेक्ट्रॉन एंड द सेकेंड एलिमेंट इज गोइंग टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, यानी एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो दूसरा एलिमेंट क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। तो यहां पर आपके पास नेक्स्ट चीज आ जाती है कि कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड के लिए क्या चाहिए, ठीक है, ये सब अब कहने की बात है कि उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन चाहिए 1 होने चाहिए या 2 होने चाहिए, वो ठीक है अपनी जगह है। मैं जो चीजें वो ही लिखा रहा हूं। देखिए सबसे पहले आपके पास क्या चाहिए, आयनाइजेशन एंथैल्पी। पहली चीज चाहिए आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब वो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होनी चाहिए, इट शुड बी लो। Ionization enthalpy should be low so the metal are able to lose the electron very easily, because electrovalent or ionic bond is formed only due to the transfer. ट्रांसफर कब होगा, जब मैं किसी को चीज दूंगा तभी तो सामने वाला लेगा, मैं दूंगा ही नहीं तो सामने वाला कैसे ले पाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। सपोज इफ आई एम गोइंग टू गिव अ मार्कर टू यू, जब मैं आपको मार्कर दूंगा तभी तो आप मार्कर लेंगे, तो मैं क्या करूंगा, मैं मार्कर अपने पास रखूंगा तो कहां से आप मार्कर ले पाएंगे। इज इट क्लियर। तो यानी मैंने मार्कर आपको दिया है तो इट इज द कंडीशन फॉर ट्रांसफर ऑफ मार्कर। तो क्या चाहिए, आयनाइजेशन एंथैल्पी शुड बी लो। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। क्योंकि हमारे को पता है कि ग्रुप के अंदर जाएं या पीरियड के अंदर जाएं, ग्रुप के अंदर जाएंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेज, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस हुआ है। तो जनरली आयनाइजेशन एनर्जी किसकी लोअर होती है, अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल, है ना। तो जो भी आयनिक कंपाउंड जो मिलते हैं वो मोस्टली किसके मिलते हैं, अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल। फिर भी मैं अभी से ही लिखा देता हूं कि यहां पर आ जाएगा एक्सेप्शन एलाइका, और यहां पर एक्सेप्शंस आ जाता है बेरिलियम और मैग्नीशियम का। ठीक है, क्योंकि लिथियम और बेरिलियम हमने ये पढ़ा है, लिथियम और मैग्नीशियम का डायगोनल रिलेशनशिप पढ़ा है और बेरिलियम ऊपर होता है। और मैंने जब आपको बताया था एनोमलस बिहेवियर ऑफ ए एलिमेंट बिलोंग टू द फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग टू द पर्टिकुलर ग्रुप, बीइंग ए स्मॉलर साइज एंड बीइंग ए हायर आयनाइजेशन एनर्जी, they are showing a different properties as compared to the properties of element belong to the same group। ठीक है, इसीलिए क्या होगा कि धीरे धीरे करते रहेंगे, क्योंकि लिथियम टॉप में होगा, साइज छोटी होगी तो लिथियम की क्या हो जाएगी, आयनाइजेशन एनर्जी वेरी हाई होती है। बेरिलियम मैग्नीशियम, क्योंकि लिथियम और मैग्नीशियम की तो ऑलमोस्ट सिमिलर साइज होती है, डायगोनल रिलेशनशिप में पड़ा है, तो बेरिलियम की तो और उससे कम है ना, बेरिलियम की तो और उससे कम है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि जैसे मान लीजिए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम। तो अब समझ में आ रहा है पीरियोडिक टेबल का फंडा क्यों समझाया था, बेला, मांगे, कार, स्कूटर, बजरंग। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे जब भी आप फ्यूचर के अंदर बात करें तो आप ये चीज का ध्यान रखिएगा। 7 वंडर, 7 वंडर याद रहेगा, 7 वंडर। तो ये 7 वंडर के कंपाउंड क्या होते हैं, आयनिक होते हैं, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो पहली कंडीशन चाहिए लोअर आयनाइजेशन एंथैल्पी। सेकंड जो चीज आ जाती है, आप देखिए आपने क्या चीज पढ़ा है, आपने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया बट गेन भी तो करना है। इलेक्ट्रॉन गेन करने को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, तो दूसरा जो टर्म आता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करें तो सबसे अच्छी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपको पता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बात करें
तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेफ्ट टू राइट जाने पे इंक्रीज होती है और टॉप टू बॉटम क्या होती है, डिक्रीज। बट याद करिए कि नोबल गैस की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होती है, तो नोबल गैस तो रहा। अभी आप देखेंगे तो आपको पता है कि हेलोजन फैमिली, यहां पर नोबल गैस को छोड़ दो, नोबल गैस की पॉजिटिव होती है। तो आपको पता है नोबल गैस, इसीलिए नोबल गैस इसकी होती है पॉजिटिव। तो जब पॉजिटिव है तो कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी शुड बी हाई नेगेटिव, क्या होनी चाहिए, हाई नेगेटिव। व्हाई आई एम यूजिंग द वर्ड नेगेटिव, बिकॉज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज एक्सोथर्मिक, यानी रिलीज होगी। जब भी एनर्जी रिलीज होता है तो नेगेटिव साइन आता है, तो ध्यान दीजिएगा हमारे को हाई चाहिए, हाई नेगेटिव। तो जान करके कंफ्यूज नहीं हो तो मैंने नेगेटिव वर्ड लिख दिया है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी शुड बी हाई, क्योंकि आप देखिए ना बच्चों, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तभी यहां आएगा, और यहां से जो एनर्जी रिलीज होगी उसे क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। तो क्या होगा कि इफ मैंने अभी आपको क्या समझाया है कि ये स्टेबल है, तो ये स्टेबल है तो ये एनर्जी लोअर पोजेस करेगा। जब ये एनर्जी लोअर होगा तो यहां से एनर्जी रिलीज होगी, वो क्या होगी, हाई होगी कि नहीं होगी। तो ये चीज का ध्यान रखना। हेलोजन की जो है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाईएस्ट होती है, ठीक है, मोर होती है, ठीक है। और इसके अलावा क्या होता है, ऑक्सीजन एंड सल्फर, ठीक है, इनकी भी काफी ज्यादा होती है, ठीक है। तो जनरली जब भी अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल, यानी अब आप देखो ये जो कॉम्बिनेशंस हैं, ये जो कॉम्बिनेशन है, ठीक है, ये कॉम्बिनेशन किसका बोल रहा है, हेलोजन में कौन कौन आ सकता है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। हेलोजन में कौन कौन आएगा, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ठीक है। तो जो अल्कली अल्कलाइन अर्थ मेटल के ये जो कंपाउंड होते हैं ये क्या होते हैं, आयनिक इन नेचर। फिर भी आपको ये याद नहीं रहे तो कोई बात नहीं, आप 7 वंडर याद रख लीजिए कि यानी अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल के कोई भी कंपाउंड है उसको आप क्या डाल देंगे, आयनिक कंपाउंड। क्योंकि कई बार आपने ये याद रख लिया, जैसे हेलोजन याद रख लिया कि भाई हेलोजन के कंपाउंड आयनिक होते हैं, तो मान लीजिए किसी बच्चे ने HF को आयनिक कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगी, HCl आयनिक हो गया, CCl4 आयनिक कर दिया, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है, आप इससे याद रखिए, 7 वंडर से याद करिए, यानी 7 वंडर का इससे कॉम्बिनेशन होगा तो आयनिक बनेगा। या आप ऐसा समझ लीजिए इनके जो भी कंपाउंड है ऑल आर आयनिक इन नेचर। तो सेकेंड कैटेगरी भी आपके पास क्लियर हो गई है। तीसरी जो चीजें आ गई है, आपने यहां पर एक चीज देखी है, प्लीज इधर को ध्यान से समझिएगा, छोटी छोटी चीजें हैं, आराम से चलेंगे, बढ़िया। देखिए अब हमारे पास हुआ क्या, पहले से पॉजिटिव आयन बन गया, क्या बन गया है, पॉजिटिव आयन। पॉजिटिव आयन को क्या बोलते हैं, कैटायन, और नेगेटिव आयन को क्या बोलते हैं, एनायन। तो तीसरी चीज होनी चाहिए हायर लैटिस एनर्जी, हायर लैटिस एनर्जी, ठीक है, लैटिस एनर्जी शुड बी हायर। अब हमारे पास क्वेश्चंस आ जाता है व्हाट इज द लैटिस एनर्जी। इसको दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, एक होता है लैटिस फॉर्मेशन और एक होता है लैटिस डिसोसिएशन एनर्जी। यानी फॉर्मेशन का मतलब होता है बनना और डिसोसिएशन का मतलब टूटना, ठीक है। तो मैं दोनों टाइप से लिख सकता हूं, तो क्या लिखूंगा, इट इज द एनर्जी रिलीज, इट इज द एनर्जी रिलीज due to formation of ionic crystal from cation and anion. So it is known as lattice formation energy, ठीक है, it is known as lattice फॉर्मेशन एनर्जी, ठीक है। देखिए ये डेटा, जैसे मान लीजिए Na प्लस Cl माइनस, ये क्या था, गैसेस, ये गैसेस। अब आप देखो ये बन जाएगा NaCl सॉलिड, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, क्रिस्टल, आयनिक क्रिस्टल बोल दो या सॉलिड क्रिस्टल, कैटायन और एनायन। दिस इज कैटायन, दिस इज एनायन। यानी कैटायन कब हुआ, जब एनर्जी जब लूज हुआ, एनायन कब बना, जब एक्सेप्ट किया, दोनों पास आएंगे तब ये सॉलिड बनेगा। अब यहां से जो एनर्जी रिलीज होगी, यहां पर जो एनर्जी रिलीज हुई है, ये जो एनर्जी रिलीज हुई है
उसे क्या बोला है, लैटाइस फॉर्मेशन एनर्जी। क्या बोलेंगे, लैटाइस फॉर्मेशन एनर्जी। ध्यान दीजिएगा यहां पर फॉर्मेशन है, तो फॉर्मेशन है तो डेल्टा लैटाइस H इट इज नेगेटिव। ठीक है, अब आप देखो मैं इसको उल्टा कर दूं, इसको मैं क्या कर दूं, उल्टा। जब मैं इसको उल्टा कर दूं तो मेरे को क्या हो जाएगा, यही चीज, यही डेफिनेशन क्या हो जाएगी, लैटाइस डिसोसिएशन एनर्जी। ठीक है, इसी चीज को मैं लिख रहा हूं, मैं रब नहीं कर रहा हूं। NaCl सॉलिड प्लस लैटाइस एनर्जी, Li का फुल फॉर्म लैटाइस एनर्जी गेट कन्वर्ट इनटू Na प्लस गैस प्लस Cl माइनस गैस। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब आप देखिए ये वैल्यू बच्चों NaCl के केस में कुछ 737 आती है किलो जूल पर मोल। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से एग्जैक्ट वैल्यू लिख लीजिएगा, है ना। मैं अभी वो 737 लेके चल रहा हूं। ठीक है, वैल्यू याद नहीं, कुछ 737 के आसपास है, कोई वैल्यू पूछने वाला नहीं है, सिर्फ समझिएगा। अब आप देखो डेफिनेशन में चेंज क्या आया, जो पुरानी डेफिनेशन थी उसमें डेफिनेशन में क्या चेंज आया। अब आप देखो इट इज एनर्जी रिक्वायर्ड। अब आप देखो ये उल्टा कर रहे हैं तो यहां पर आ जाएगा एनर्जी रिक्वायर्ड, है ना, एनर्जी रिक्वायर्ड। अब आप देखिए यहां पर इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक solid crystal into cations and anion। ठीक है, cation and anion, cation and anion। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कैटायन और एनायन को ब्रेक करने के लिए, या कई बार ये भी बोला जाता है कि इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट the cation anion into the infinite distance। यानी infinite distance पे लेके जाओगे तो cation anion कभी भी मिलेगा नहीं, कभी भी मिलेगा नहीं, तो वो क्या है, परमानेंटली आयंस में टूट चुका है। इज इट क्लियर? तो ये क्या हो जाएगा, लैटाइस डिसोसिएशन एनर्जी। तो चीजों को समझिए, मैं थोड़ी देर के लिए यहां पर 737 लेके चल रहा हूं। आई एम टेकिंग द वैल्यू 737 किलो जूल, है ना। मैंने अज्यूम किया है, लेटेंटली अज्यूम किया है, ऑथेंटिकेटेड वैल्यू नहीं है, बार बार बोल रहा हूं। तो ये क्या हो जाएगा 737, क्योंकि 737 क्या है, प्रोडक्ट साइड लिखते हैं तो उसका मतलब रिलीज हो रही है। अब आप देखो यही लैटाइस एनर्जी यहां पर आ जाएगी 737, तो यहां पर क्या हो जाएगा, डेल्टा H क्या हो जाएगा 737। अभी मैंने आपको क्या बताया था, अब आप मान लीजिए मेरे को ये एनर्जी, if this energy very high, if this energy is very high, the energy required to break into this is very high। क्योंकि आपको ज्यादा, what is the latest energy? It is the energy required to break। क्योंकि हो सकता है यू बताऊं तो समझ में नहीं आया आपको, यू बताऊं तो समझ में नहीं आया, ये बताना आसान है। चॉकलेट ले रहे हो, आयरन पीस ले रहे हो, चॉकलेट इजीली टूट गई, तो आप क्या बोलोगे कि चॉकलेट इज लेस स्टेबल, बट आयरन बहुत मुश्किल से हुआ या टूटी नहीं, तो आप क्या बोलोगे, आयरन इज मोर स्टेबल। तो यहां पर जितनी एनर्जी ज्यादा चाहिए सॉलिड को तोड़ने में, उतना वो क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि हायर लैटाइस एनर्जी होना चाहिए। क्या होनी चाहिए, हायर लैटाइस एनर्जी। क्योंकि मैंने आपको हमेशा बोला है कैटायन बन गया, एनायन बन गया, यदि ये जल्दी से जल्दी, ये यदि इजीली अट्रैक्ट हुए, इजीली फॉर्म हुआ, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा, और जितना ज्यादा वो स्टेबल होगा उतना एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी कि नहीं होगी। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्योंकि फॉर्मेशन में जितना इजी होगा उतना ज्यादा रिलीज होगा। ये मैंने कब बताया था, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में, और हमेशा लिखाया था जब भी इजीली फॉर्मेशन होता है तो जो कंपाउंड फॉर्म होता है, प्रोडक्ट फॉर्म होता है, वो मोर स्टेबल होता है। अब वो स्टेबल है तो खुद की तो एनर्जी, ये स्टेबल है तो खुद की तो एनर्जी लो है। जब खुद की एनर्जी लोअर है तो उसको बैलेंस करने के लिए एनर्जी रिलीज क्या कर देगा, हाई करेगा कि नहीं करेगा, बिकॉज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। इट इज द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो अभी मैंने लिखाया था कि कंपाउंड यदि स्टेबल है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होनी चाहिए, लेस। मान लीजिए यहां पर टोटल 100 है, तो यहां पर 30 + 70, 20 + 80,
10 प्लस 90, यानी जितना कम हो रहा है उतना ज्यादा रिलीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये चीज क्लियर हुई कि नहीं हुई? प्लीज ध्यान रखना, पोटेंशियल एनर्जी प्रोडक्ट की होती है, कंपाउंड की होती है, और जो एनर्जी रिलीज होती है वो सिस्टम की होती है। ध्यान से समझ लीजिएगा। तो जो लैटाइज एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, जो एनर्जी रिलीज हो रही है। आप इसी चीज को यहां ले लो ना बच्चों, जितनी ज्यादा यहां होगी उतनी ज्यादा रिक्वायर होगी। मान लीजिए यहाँ 1000 है तो ये 1000 रिक्वायर होगी। तो आप समझ लीजिए एक में 700 तोड़ने में दे रहे हैं और एक में 1000 तोड़ने में ले रहे हैं, तो कौन ज्यादा स्टेबल है? 1000 वाला ज्यादा स्टेबल होगा। तो यहाँ पर 1000 वाला ज्यादा स्टेबल है, तो यहाँ पर 1000 रिलीज करने वाला भी तो स्टेबल ही होगा। तो मैंने दोनों तरीके से सिखाया आपको, लैटाइज एनर्जी को दोनों तरीके से सिखा दिया है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब आप देखिए यहां पर आपके पास हमने ये चीज समझ लिया है कि लैटाइज एनर्जी रिलीज हो रही है। ओके, अब आप देखिए यहां पर यदि आप बात करें ओवरऑल एनर्जी, मान लीजिए m से m प्लस बना, x ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, x माइनस बना, ये टर्म आपका आ गया है आयनाइजेशन एनर्जी, ये टर्म आ गया है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। आप चाहो तो आयनाइजेशन एनर्जी लिख दो। अब m प्लस x minus this are going to be form mx solid. ये गैस, ये गैस, ये गैस, ये गैस, ये गैस, ये गैस, और ये वैल्यू आ गई है लैटाइज एनर्जी। ठीक है, अब आप देखो ये जो तीन चीजें, इन तीनों का समेशन होगा। ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव, ये हो गया है नेगेटिव। जो रिजल्टेंट एनर्जी है, रिजल्टेंट एनर्जी आ गया है 10 प्लस दिस प्लस दिस। अब समझो, अब समझ लीजिए, अभी मैं आपको प्रूव भी कर रहा हूं। ये तीनों का ऐड हुआ है ना, आपके पास तीनों का ऐड हुआ है ना। आपके पास फाइनली क्या बना है? m प्लस एक्स गेट कन्वर्ट इनटू mx, यही हुआ ना डेल्टा h। m प्लस एक्स, m से बना ये, और ये यहां से गया, तो ये तीनों हुआ ना। ये फर्स्ट स्टेप, ये सेकंड स्टेप, ये थर्ड स्टेप, ये बना। इसकी एनर्जी मुझे कैलकुलेट कर लिए। आपके देखो नेचुरली क्या मिलता है बच्चों? नेचुरली तो आपको यही मिलता है, हाफ Cl2 आर गोइंग टू बी फॉर्म NaCl सॉलिड। आपने इनिशियल यही पढ़ा है ना, यही पढ़ा है ना। तो आपका जब ये चीज आएगा, मैं बॉन्ड हेबर्ट साइकिल में और समझाऊंगा, अभी टेंशन मत लो, बॉन्ड हेबर्ट साइकिल में भी समझा दूंगा इसके बाद। तो चलो ये चीज आ गई। ये चीज क्या होती है? लो। ये चीज क्या होती है? हाई। ये चीज क्या होती है? हाई। तो ये आपका लो हो गया, ये हो गया हाई, ये हाई हुआ, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। तो रिजल्टेंट क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो अभी अपन ने क्या बोला है कि लोअर एनर्जी, लोअर एनर्जी मींस यदि किसी भी एनर्जी में लोअर एनर्जी आया तो मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा, या आप क्या बोलोगे? मॉलिक्यूल्स कैन हैव स्टेबल कंपाउंड, या स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यानी सिस्टम की क्या है? एनर्जी लोअर हो रही है। इज इट क्लियर? ओके, तो यहां पर आपके पास चौथा चीज आ गया है। ये एक चीज जो है अभी आपके सामने, एक चीज जो है जो बताई नहीं जाती है, वो आती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हालांकि क्या होना चाहिए कि यदि आयनिक कंपाउंड है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शुड बी हाई। ठीक है, आयनिक कंपाउंड की क्या होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शुड बी हाई। यानी पांचवा चीज आ जाती है मोर इलेक्ट्रो नेगेटिविटी डिफरेंस। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, मोर आयनिक नेचर या आयनिक बॉन्ड। ठीक है, मान लीजिए कोई भी एग्जांपल है, आपको आयनिक बॉन्ड के बारे में पूछ लिया, तो मान लीजिए मैंने लिखा AgF, AgCl, AgBr, AgI। तो आप देखेंगे आपके पास आयनिक नेचर जो है डायरेक्टली इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस हुआ। अब आप देखो पॉजिटिव आयन आपका सेम है, पॉजिटिव आयन क्या है? सेम है। तो जब पॉजिटिव आयन सेम है तो नेगेटिव आयन को चेक करो। तो आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर देखेंगे तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आएगा। दिस इज द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी।
तो अब आप देखो जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उतना ज्यादा डिफरेंस होगा, बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कितना हुआ है A माइनस बी। अब आप देखो B तो सेम है, B तो सेम है, यदि आपका ये सेम है तो जितना ज्यादा ये होगा उतना ज्यादा डिफरेंस होगा कि नहीं होगा। तो यदि आयनिक बॉन्ड का नेचर पूछे तो आप क्या बोलोगे, दिस इज द ऑर्डर ऑफ आयनिक बॉन्ड। इज इट क्लियर? मान लीजिए आपके पास एक और एग्जांपल ले लिया, जैसे LiCl, NaCl, KCl, RbCl, सीजियम क्लोराइड। अब इसमें ये सेम आ गया, इसमें क्या हो गया है, ये सेम आ गया है, और डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीज। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर देखें तो Li, दैट सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम होता है। डाउन द ग्रुप जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, कम होती है। तो आप देखेंगे यहां पर जो ऑर्डर आएगा आयनिक का, दिस इज द ऑर्डर ऑफ आयनिक बॉन्ड। तो समझ में आया कि नहीं आया? ये दोनों एग्जांपल देख लीजिए, यहां पर कैटायन सेम कर दिया तो एनायन अलग कर दिया, यहां पर मैंने एनायन सेम कर दिया तो क्या करा, कैटायन अलग कर दिया। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आप देखेंगे यहां पर भले चाहो तो इसको बी ना करके सी कर दीजिए, एनायन माइनस कैटायन कर दीजिए, क्योंकि एनायन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैटायन से ज्यादा ही होने वाली है, ठीक है ना। तो आप ये ऐसा केस ले सकते हो। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ठीक है ना। जैसे मान लीजिए इसमें ये 3 है तो 3 माइनस 1, 3 माइनस 0.9, 3 माइनस 0.8, 3 माइनस 0.7, 3 माइनस 0.6, ये कितना है 2.4, 2.3, 2.2, 2.1 एंड 2। तो आप बढ़ा ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आई बस में मान लीजिए 4 माइनस 1, इसकी 1 मान लेते हैं एक वैल्यू, 4 माइनस 1, 3 माइनस 1, 2.8 माइनस 1, 2.5 माइनस 1। तो देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस का ऑर्डर भी आपका आयनिक नेचर को इंडिकेट करता है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो हमने अब यहां पर लैटिस एनर्जी के बारे में भी पढ़ा है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्लास में ही ले पाऊंगा, क्योंकि अभी हमने लैटिस एनर्जी कैसे मेजर करते हैं, प्रैक्टिकली लैटिस एनर्जी मेजर करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि m प्लस x माइनस आर गोइंग टू बी फॉर्म mx। तो लैटिस एनर्जी प्रैक्टिकली कैलकुलेट करना मुश्किल है, उसके लिए बॉर्न हैबर्ट साइकिल होते हैं, वो नेक्स्ट क्लास में मैं लूंगा, टाइम खत्म हो रहा है। आज अभी हम इस लेक्चर के अंदर जो हमने पढ़ा है, आयनिक बॉन्ड में ध्यान रखना है कंप्लीट लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड कंप्लीट गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, फॉर दैट लोअर आयनाइजेशन एनर्जी एंड हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी रिक्वायर्ड। लैटिस एनर्जी शुड बी हाई, यानी जितना जल्दी, आप ज्यादा दिमाग मत लगाइए, कैटायन और एनायन जितना ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, जितना इजीली फॉर्म होगा, उतनी एनर्जी रिलीज होगी। यानी लैटिस एनर्जी शुड बी हाई, हाई यानी नेगेटिव हाई होना चाहिए, ठीक है। यदि डिसोसिएशन एनर्जी है तो वो पॉजिटिव होगी, ये ध्यान रखना। लैटिस फॉर्मेशन नेगेटिव होती है तो लैटिस डिसोसिएशन क्या होती है, पॉजिटिव। बट यहां पर कैटायन और एनायन बन रहा है, जब इलेक्ट्रॉन लूज हुआ तो कैटायन बना, इलेक्ट्रॉन गेन हुआ तो एनायन। कैटायन और एनायन जब ऐड होगा तभी तो कंपाउंड बनेगा, इसलिए यहां पर सिर्फ और सिर्फ लैटिस फॉर्मेशन एनर्जी की बात कर पाएंगे, और लैटिस फॉर्मेशन एनर्जी का मतलब एनर्जी रिलीज। ये भी क्लियर हुआ। अब तीनों को मैंने जब सम करके देखा तो हमने शुरू से ही क्या पढ़ा है कि जब भी कोई भी कंपाउंड बनेगा, कोई भी बॉन्डिंग बनेगी, पास में आएंगे तो एनर्जी ऑफ सिस्टम इज गोइंग टू बी डिक्रीजेस। अप्रोच में पढ़ा था शुरू में, ठीक है। तो अभी हमने प्रूव भी कर दिया है, आयनाइजेशन एनर्जी शुड बी लो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी शुड बी हाई, लैटिस एनर्जी शुड बी हाई। तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो आएगा नेगेटिव साइन, वो क्या जाएगा, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब क्या होता है, लोअर। लोअर का मतलब वो सिस्टम से जारी है, इतनी एनर्जी सिस्टम से जारी है। जब मान लीजिए 100 अमाउंट के सिस्टम से चली गई तो बचेगी तो कम, जितना ज्यादा जाएगी उतनी क्या है, सिस्टम के अंदर क्या होगी, बचेगी। तो ये चीज हमेशा समझ लेना कि कोई बच्चा बोलेगा कि सर आपने -100 लिखा है, तो लॉजिकली समझ लेना यदि किसी की एनर्जी -100 है, -20 है, और मान लीजिए टोटल 120 है, लेट इट बी। अब -100 है, 100 चली गई तो बची कितनी, 20, 80 चली गई तो बची कितनी, 40। तो जब ज्यादा गई है तो बचेगी तो कमी, तो लॉस ज्यादा इसी को ही हुआ ना, लॉस ज्यादा इसी को ही हुआ। तो इसीलिए क्या बोलते हैं कि जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है उतना जो कंपाउंड फॉर्म हो रहा है वो स्टेबल होता है, इसीलिए हम बोलते हैं कि लोअर एनर्जी। तो कंफ्यूज मत हो,
जैसे मान लीजिए -100 हुई तो -100 यानी ज्यादा हुई, तो जो -100 चली गई तो बची 20, -80 चलेगी तो बची कितनी 40। इज इट क्लियर? तो क्या होता है कि जितना अंदर सिस्टम के अंदर एनर्जी कम बचेगी उतना कंपाउंड क्या होता है, स्टेबल होता है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं, लोअर एनर्जी। लोअर एनर्जी का मतलब ज्यादा से ज्यादा सिस्टम से एनर्जी बाहर जाए, ज्यादा से ज्यादा एनर्जी सिस्टम से बाहर जाए, तो सिस्टम के अंदर एनर्जी कम से कम रहे। और हमने क्या फंडा पढ़ा है, जमीन पर रहेंगे तो हम हमेशा स्टेबल रहेंगे, यानी हमारी एनर्जी, हमारी यानी सिस्टम की एनर्जी जितनी कम रहेगी उतने हम स्टेबल रहेंगे। समझ में आया कि नहीं है? ओके, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे।